बच्चों में सोचना एवं सीखना। थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन। बच्चे कैसे सोचते हैं? बच्चे एक उच्च प्रकार की सोचना एक उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जो ज्ञान को संगठित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस मानसिक प्रक्रिया में बहुधा स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, अनुमान, कल्पना आदि मानसिक प्रक्रियाएं भी सम्मिलित होती है। एक बालक के समक्ष हमेशा अनेक वस्तुएं, समस्याएं, दृश्य, परिदृश्य आदि दृष्टिगोचर होती रहती है तथा बालक उन समस्याओं, वस्तुओं, दृश्य, परिदृश्यों आदि के विषय में चिंतन करता रहता है। यह चिंतन अनुभवजन्य होता है। बालक अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार वस्तुओं को देखकर या छूकर उनके बारे में अनुभव प्राप्त करता है। धीरे धीरे बालक में प्रत्यय निर्माण होने लगता है तथा पूर्व किशोरावस्था में बालक अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने लगता है। बालक में सोचने की प्रक्रिया का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। बालकों में सोचने की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन चिल्ड्रन निम्नलिखित प्रकार के हैं। प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना। बच्चों में इस प्रकार की सोच का विकास वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होता है। बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखता है या प्रत्यक्षीकरण करता है, उसके आधार पर वह अपने ज्ञान का संचय कर अपनी सोच का विकास करता है। कल्पना के आधार पर। दूसरा है कल्पना के आधार पर। जब उद्दीपन, वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होता है तब उसकी कल्पना, इमेजिनेशन की जाती है। इनके अभाव में कोई बालक इनकी मानसिक प्रतिमा, इमेज बनाकर अपने ज्ञान का संचय करता है। कल्पना बालकों में सोचने का एक दृढ़ आधार होता है, जिसके आधार पर बालक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर अपनी भविष्यगत सोच का निर्माण करता है। तीसरा है प्रत्ययों के आधार पर सोचना। यह अपेक्षाकृत अधिक उच्च प्रकार की सोच है। इसके बालकों में अभिव्यक्ति तभी होती है जब बालकों में प्रत्ययों, कॉन्सेप्ट्स का निर्माण प्रारंभ होता है। एक बालक में जितने ही अधिक प्रत्यय निर्मित होते हैं, उसमें उतनी ही अधिक प्रत्यात्मक सोच पाई जाती है। इस प्रकार की सोच को विचारात्मक सोच भी कहते हैं। स्थान, आकार, भार, समय, दूरी और संख्या आदि संबंधी प्रत्यय बालकों में प्रारंभिक आयु स्तर पर ही बन जाते हैं। तर्क के आधार पर। इस प्रकार की सोच का विकास किसी बालक में भाषा संप्रेषण के आधार पर होता है। यह सबसे उच्च प्रकार की सोच है। पांचवा है तर्कना के आधार पर। किसी बात, समस्या को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार का तर्क, लॉजिक लगाना तर्कना कहलाता है। तर्कना के विभिन्न प्रकार हैं। निगमनात्मक तर्कना, डिडक्टिव रीजनिंग, तर्क करने की एक ऐसी विधि जो अभिग्रह या पूर्व धारणा से प्रारंभ होती है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना है। निगमनात्मक तर्कना सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। दूसरा है आगमनात्मक तर्कना, इंडक्टिव रीजनिंग, तर्क करने की एक ऐसी विधि जो विशिष्ट तथ्यों एवं प्रेक्षण पर आधारित हो। यह विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। अनुभव के आधार पर सोचना। बालक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर अपनी नवीन सोच का विकास करते हैं। इस प्रकार की सोच का विकास बच्चों में अस्थायी ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचना। कुछ बालक अपनी रुचियों और जिज्ञासाओं के आधार पर अपनी सोच का सृजन करते हैं। शिक्षक तथा अभिभावकों को चाहिए कि वह बालकों में नई नई रुचियों और जिज्ञासा, डिजायर को पैदा करे, जिससे कि बच्चों में सोचने की प्रक्रिया की गति तीव्र हो सके। पांचवा है अनुकरण के आधार पर सोचना। बालकों की सोच के विकास में अनुकरण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह जब अपने आसपास लोगों की कोई कार्य करते देखता है तब वह उसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं तथा अपनी सोच का विकास करते हैं। तो ये सारे थे कि बच्चे कैसे सोचते हैं। बालकों में सोचने की प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना, कल्पना के आधार पर सोचना, प्रत्ययों के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर सोचना, तर्कना के आधार पर सोचना। तर्कना में निगमनात्मक तर्कना है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। प्राय स्कूलों में ये इसी मेथड का यूज़ किया जाता है, निगमनात्मक मेथड का।
दूसरा है आगमनात्मक तर्कना, जो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। उसके बाद है अनुभव के आधार पर सोचना, रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार अनुकरण के आधार पर सोचना, यानी अनुसरण या अनुकरण जिसको बोलते हैं। बच्चों में सोचने की योग्यता को बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम। बालक में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, अतः अभिभावकों और शिक्षकों को चाहिए कि बालकों में इस योग्यता के विकास पर ध्यान दिया जाए। बालकों में सोचने की योग्यता के विकास में निम्नलिखित उपाय सहायक हैं, जो निम्न प्रकार हैं। बालकों को सोचने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना चाहिए। बालकों के भाषा ज्ञान को उच्च करने के उपाय करने चाहिए, जिससे वह समय समय पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके। बालकों की रुचियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। रुचियों के अभाव में सोचने की योग्यता कठिनाई से विकसित हो पाती है। बालकों को उनकी आयु के अनुसार समय समय पर ऐसे कार्य सौंपे जाने चाहिए जिससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो सके और उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु सोचने के लिए प्रेरित हो सके। बालकों को उनकी आयु के अनुसार समस्या समाधान करना भी माता पिता और शिक्षकों को सिखलाना चाहिए, क्योंकि समस्या समाधान के द्वारा भी सोचने की योग्यता विकसित होती है। शिक्षकों और माता पिता को बालकों को नवीन बातों की समय समय पर अर्थात उनकी आयु के अनुसार जानकारी देना चाहिए, जिससे उनमें सोचने का विकास सुचारू रूप से चल सके। तर्क और वाद विवाद भी सोचने की योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालकों को ऐसा उद्दीपकपूर्ण वातावरण समय समय पर उपलब्ध कराना चाहिए जिससे वे सोचने के महत्व को समझें और अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रदत्त वातावरण का लाभ उठा सकें। बच्चे कैसे सीखते हैं? सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। एक फ्रेंडसन मनोवैज्ञानिक हैं, फ्रेंडसन। इनके अनुसार सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह जटिल, कॉम्प्लेक्स, बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पाद करने अर्थात ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। सार्थक अधिगम ठोस चीज़ों एवं मानसिक द्योतकों को प्रस्तुत करने व उनमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया है, न कि जानकारी इकट्ठा कर उसे रटने की प्रक्रिया। एक और मनोवैज्ञानिक हैं गेट्स। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। पील के अनुसार पील एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कहा कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य अधिगम या सीखने की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है।
बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से, प्रयोग करने से, पढ़ने, विमर्श करने, पूछने, सुनने, उस पर सोचने व मनन करने से तथा गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से। अपने विकास के मार्ग में उन्हें ये सभी तरह के अवसर मिलने चाहिए। बच्चे मानसिक रूप से तैयार हो उससे पहले ही उन्हें पढ़ा देना, बाद की अवस्थाओं में उनमें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करना। उन्हें बहुत से तथ्य याद तो रह सकते हैं, लेकिन संभव है कि वे ना तो उन्हें समझ पाएं और ना ही उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ पाएं। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। इन दोनों जगहों में यदि संबंध रहे तो सीखने की प्रक्रिया पुष्ट होती है। कला और कार्य समग्र सीखने के अवसर प्रदान करते हैं, जो सौंदर्य बोध, एस्थेटिक सेंस से पुष्ट होता है। ऐसे अनुभव भाषाई रूप से ज्ञात चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर नैतिक मुद्दों में, ताकि प्रत्यक्ष अनुभवों से सीखा जा सके और जीवन में समाहित किया जा सके। सीखना किसी भी मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप से सीखने से सामाजिक संदर्भ व संवाद, विशेषकर अधिक सक्षम लोगों से संवाद, विद्यार्थियों को उनके स्वयं के उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर कार्य करने का मौका देते हैं। सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अवधारणाओं को रट कर और परीक्षा के बाद सीखे हुए को भूल ना जाए, बल्कि उसे समझ सके और आत्मसात एसिमिलेट कर सके। साथ ही सीखने में विविधता व चुनौतियाँ होनी चाहिए ताकि वह बच्चों को रोचक लगे और उन्हें व्यस्त रख सके। ऊब महसूस होना इस बात का संकेत है कि उस कार्य को बच्चा अब यांत्रिक रूप से दोहरा रहा है और उसका संज्ञानात्मक मूल्य खत्म हो गया है। बच्चों की अधिगम सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रमुखी भूमिका निभाना चाहिए, क्योंकि परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला माना गया है। बच्चों में सीखने के नियम अथवा सिद्धांत। तत्परता का नियम। इस नियम का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। इस नियम का अभिप्राय यह है कि यदि बालक किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो वह उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित रहती है। यदि बालक में गणित के प्रश्न करने की तीव्र इच्छा हो तो वह उनको करता है, अन्यथा नहीं। इतना ही नहीं, तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। तत्परता उसके ध्यान को कार्य पर केंद्रित करने में सहायता देती है, जिसके फलस्वरूप वह उसे संपन्न करने में सफल होता है। दूसरा है अभ्यास का नियम। इस नियम का प्रतिपादन भी थॉर्नडाइक ने ही किया था। इस नियम का अभिप्राय है कि यदि बालक कार्य को बार बार करता रहे तो वह उस कार्य में अन्य सामान्य बालक की अपेक्षा अधिक निपुण हो जाता है। प्रभाव या संतोष का नियम। थॉर्नडाइक के इस नियम के अनुसार बालक उस कार्य को सीखना चाहता है जिसके परिणाम हमारे लिए हितकर होता है या जिससे बालकों को सुख और संतोष मिलता है। यदि बालकों को किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो बालक उसको करते या सीखते नहीं हैं। वॉसबर्न के अनुसार जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है तब सीखने में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। चौथा है सीखने का प्रबलन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक C.L. हल द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। जब बालक किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तब उसमें असंतोष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए, भोजन की आवश्यकता पूर्ण न होने पर बालक में
तनाव उत्पन्न हो जाता है। उसके फलस्वरूप उसकी दशा असंतुलित हो जाती है। साथ ही भूख की चालक शक्ति उसे भोजन प्राप्त करने के लिए क्रियाशील बना देती है, अर्थात प्रबलन रिइंफोर्समेंट बनता है। कुछ समय के बाद वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब उनकी भोजन की आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है। इसके फलस्वरूप भूख से चालक की शक्ति कम हो जाती है। तो बच्चों के में सीखने के नियम अथवा सिद्धांत थे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और संतोष या प्रभाव का नियम। ये सब थॉर्नडाइक ने दिया है। उसके बाद है सीखने का प्रबलन सिद्धांत। ये CL हल मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, जो अमेरिका का है। उसके बाद अब पढ़ेंगे बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में पढ़ाई के दौरान बालक विद्यालय स्तर पर कैसे एवं क्यों असफल हो जाते हैं, यह आरंभ से ही अनुसंधान रिसर्च का विषय रहा है। शिक्षार्थियों की असफलता के पीछे कोई एक कारण नहीं, अपितु कारणों की श्रृंखला उत्तरदायी है, जो इस प्रकार है। विद्यालय का परिवेश, एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, काफ़ी हद तक विद्यार्थियों की सफलता एवं असफलता को प्रभावित करता है। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का वातावरण बाल केंद्रित होना चाहिए तथा विद्यालय की सभी व्यवस्था के केंद्र में बालकों को होना चाहिए। साथ ही विद्यालय का वातावरण जनतांत्रिक आदर्शों, मौलिकता, स्वतंत्र चिंतन तथा सृजन पर आधारित होना चाहिए। शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरित होना चाहिए तथा विद्यालय का वातावरण शांत एवं भयमुक्त होना चाहिए। अगर इन व्यवस्थाओं में कमियां उत्पन्न होगी तो उसका नकारात्मक प्रभाव बच्चों के परिणाम पर पड़ेगा। पारिवारिक माहौल, बालकों की असफलता के लिए पारिवारिक माहौल, फैमिलियर एनवायरनमेंट भी जिम्मेदार होता है। अगर माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक ना हो तो बच्चे विलंब से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के जागरूक नहीं रहने के कारण बच्चों की सफलता की दर काफ़ी हद तक प्रभावित होती है, क्योंकि परिवार को शिक्षा की प्रथम पाठशाला माना गया है। तीसरा है अभ्यास का अभाव। बच्चे पढ़ाई के दौरान अपने पाठ्यक्रम का उचित तरीके से अभ्यास नहीं करते हैं। इसके फलस्वरूप वे सीखी हुई विषयों को भूलने लगते हैं। अभ्यास की कमी के कारण जब बालकों की उपलब्धियों का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होता है तो वे असफल हो जाते हैं। चौथा है अभिरुचि एवं जिज्ञासा की कमी। विद्यालय स्तर पर अध्ययन के दौरान प्रायः यह देखा जाता है कि बालकों में पढ़ाई के प्रति अभिरुचि एवं जिज्ञासा, इंटरेस्ट एंड क्यूरियस का अभाव दिखता है, जिसके कारण बच्चे पढ़ाई के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाते तथा जब उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन होता है तो वे पिछड़ जाते हैं तथा वे असफल हो जाते हैं। पांचवा कारण है स्वास्थ्य। पठन पाठन के लिए बालकों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण बालक पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अस्वस्थ वातावरण में उसकी शैक्षिक विकास धीमी पड़ जाता है। इस कारण परीक्षा की उचित तैयारी नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप वे असफल हो जाते हैं। कक्षा वर्ग का वातावरण। विद्यालय स्तर पर अध्ययन के दौरान कक्षा का माहौल प्रतिस्पर्धात्मक, कॉम्पिटिटिव एवं अनुशासनात्मक होना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों अपने अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह हो। कक्षा का अनुपयुक्त परिवेश भी बालकों की कमजोर प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होता है। शिक्षण विधियाँ एवं युक्तियाँ। छात्रों के प्रदर्शन एवं उपलब्धियों पर उचित शिक्षण विधि एवं युक्ति, टीचिंग मेथड एवं इंस्ट्रूमेंट का गहरा प्रभाव पड़ता है। अध्यापक यदि अध्यापन टीचिंग के दौरान नवीन तरीकों का प्रयोग करते हैं तो बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक होंगे। यदि पढ़ाने की परंपरागत विधि अर्थात रटंत प्रणाली पर शिक्षक जोर देंगे तो इसका नकारात्मक प्रभाव बालकों के परीक्षा परिणाम पर पड़ेगा। प्रेरणा एवं मार्गदर्शन का अभाव।
यदि बालकों को पढ़ाई के दौरान उचित प्रेरणा एवं मार्गदर्शन मोटिवेशन एंड गाइडेंस मिलता रहे तो वे असफल नहीं होंगे। बालकों को क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने की वैज्ञानिक शैली क्या हो, यह काफ़ी हद तक प्रेरणा एवं मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। प्रेरणा बालकों में पढ़ाई के प्रति जोश उत्पन्न करती है। इसके अभाव के कारण बच्चे असफल हो सकते हैं। पढ़ाई के दौरान विद्यालय से भाग जाना। कुछ बच्चे विद्यालय स्तर पर प्रदर्शन में इसलिए असफल हो जाते हैं कि जब विद्यालय में पढ़ाई होती है तो वे पढ़ने के भय से विद्यालय से भाग जाते हैं तथा विषय वस्तु के अध्ययन से वंचित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर नकारात्मक असर पड़ता है। बालकों को असफल होने से रोकने के लिए सुझाव एवं रणनीति। माता पिता की भागीदारी। बच्चों की सफलता के पीछे माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर घर का वातावरण मजबूत एवं स्थिर हो तो बच्चों की सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। माता पिता बालकों की पढ़ाई में सहयोगी भूमिका निभाते हैं, अर्थात बच्चों से बातचीत करने का उचित तरीका, होमवर्क के समय उपस्थित रहना, शिष्टाचार सिखाना, समय पर विद्यालय भेजना तथा विषय वस्तु से हटकर अपने बालकों को सामान्य ज्ञान की जानकारी देना। बालकों में कौशल का विकास। माता पिता एवं शिक्षक दोनों मिलकर बालकों में विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास करते हैं। उदाहरण स्वरूप पढ़ना, लिखना, गणित के विषय में बताना, सामाजिक शिष्टाचार के बारे में बताना तथा बालकों में नैतिक विकास को बढ़ावा देना। स्कूल में उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में इस प्रकार का कौशल उन्हें मदद कर सकता है। उच्च अभिप्रेरणा स्तर। अभिप्रेरणा मोटिवेशन बालकों को विद्यालय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन में प्रेरक कैटालिस्ट का कार्य करता है। शैक्षणिक सफलता एवं माता पिता का सहयोग उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। अभिप्रेरणा के कारण बालकों में पाठ्यक्रम से अलग जाकर ज्ञान अर्जित करने की क्षमता तथा उसमें जोखिम उठाने की क्षमता होती है। बालकों के कार्य प्रदर्शन के अनुरूप माता पिता एवं शिक्षक उन्हें लगातार फीडबैक देते रहते हैं। तो ये थे उच्च प्रेरणा स्तर, बालकों में कौशल का विकास, माता पिता की भागीदारी के साथ जो है बालकों को असफल होने से रोका जा सकता है। और असफल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें थी, जैसे विद्यालय का परिवेश, स्वास्थ्य, अभिरुचि एवं जिज्ञासा की कमी, अभ्यास का अभाव, पारिवारिक माहौल और कक्षा वर्ग का वातावरण, विद्यालय शिक्षण विधियाँ एवं युक्तियाँ, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन का अभाव, पढ़ाई के दौरान विद्यालय से भाग जाना और सीखने के सिद्धांत, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, संतोष का नियम, सीखने का प्रबलन सिद्धांत। इनमें से तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव और संतोष का नियम जो है थॉर्नडाइक ने दिया है। एक और मनोवैज्ञानिक था वॉसबर्न। इन्होंने कहा था कि जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है तब सीखने में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये वॉसबर्न एक मनोवैज्ञानिक हैं। उसके बाद सीखने का प्रबलन सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक C.L. हल द्वारा दिया गया। इनके अनुसार सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। फ्रेंडसन एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा था कि सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। गेट्स मनोवैज्ञानिक के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। E.A. पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये सारी थी सीखने की प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण के आधार पर और
तर्कना के आधार पर, कल्पना के आधार पर, प्रतियों के आधार पर, अनुभव के आधार पर, रुचि और जिज्ञासा के अनुकरण के आधार पर, ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग एक क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर है, सोचना एक प्रक्रिया है। निम्न प्रकार की मानसिक प्रक्रिया उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया। मेरे ख्याल से हो जाएगा 2, दूसरा नंबर, 1 का दूसरा नंबर, 1 का दूसरा सही है। और दूसरा का भी देख लेते हैं। बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है। 2 का 1 हो जाएगा।